हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स की स्टडी की थी और आज हम उनके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और दीज आर ऑल्सो नॉन एज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट वन है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर क्या है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के, लेकिन आपने उसमें से बेस्ट जो मेथड है उसका सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर आपका यहाँ प्लेस है और आपको स्टॉक यहाँ लोड करना है। आप बाय हरियाणा कैसे जा रहे हो, बाय पंजाब जा रहे हो, बाय राजस्थान जा रहे हो, मीन्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए। आप मेथड्स के अंदर बाय एरोप्लेन भी जा सकते हो, बाय रोड जा सकते हो, ठीक है। या मान लीजिए हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ बाय वाटर। तो किसी चीज को परफॉर्म करने के डिफरेंट वेज है, लेकिन उसमें से बेस्ट मेथड क्या है। अब आप मुझे बोलोगे मैम ऑब्वियसली एरोप्लेन मोड बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने मनी का भी, अपने बजट का भी ध्यान रखना है। हमारे प्रोडक्ट जो हमने वहां पे भेजना है ए कंट्री से बी कंट्री में, तो वहां पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज रहे, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो जाए, ठीक है, और टाइम पे चला जाए। ये सब चीजों का देख के हम जो बेस्ट मेथड को लेके चलते हैं वो चीज को बोल देते हैं डिफरेंट वेज टू परफॉर्म जॉब। बहुत अलग अलग वेज हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के। जैसे मान लीजिए अब टीचिंग लाइन है, हम ऑनलाइन भी टीच करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी टीच करवा सकते हैं। लेकिन आज का जो कोरोना सिस्टम है, कोरोना के अंदर सब क्या बेस्ट क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन हमें मिल जाए कोई टीचिंग के लिए। तो वो क्या हो गया कि आज के एरा में हमें बेस्ट वे क्या है, ऑनलाइन टीचिंग हो गया। क्लियर है। सेकेंड वन है कि मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इज ऑल्सो नॉन एज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। तो इसके अंदर मोशन स्टडी का मतलब, मोशन मोशन एक साइंस का वर्ड है। तो मोशन में क्या होता है कि आप कितने एक्शंस किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने एक्शंस करते हो, ठीक है, उसको हम बोलते थे स्टडी ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको टीच कर रही हूँ, क्या मैं आपके सामने राइट नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ, लेकिन क्या है, मैं पहले आपको राइट करूंगी पूरा बोर्ड के अंदर, फिर मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूंगी, उसके बाद मैं दोबारा से उसको अंडरलाइन कर रही हूँ। तो ये क्या है, बहुत सारा एक्शन क्या है मेरा, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरे भी क्या है, एक्शन, नंबर ऑफ एक्शन हो रहे हैं, जिससे वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी होती जा रही है। तो मैं इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक एक्शन पहले ही कर देती हूँ वीडियो से, क्या कि बोर्ड के अंदर जो भी आपके मेन पॉइंट्स है वो टेक्स्ट करने हैं। ओके, समझ आ गया है। तो इस तरह से मैं राइटिंग जो मेरा एक एक्शन है वो मैं आपकी वीडियो बनाने से पहले ही परफॉर्म कर देती हूँ, जिससे आपका भी टाइम सेव हो जाए और मेरा भी टाइम सेव हो जाए। क्लियर है। तो अब एक्शन कर सकते हैं ना। अब एक एग्जांपल है कि किसी, मान लीजिए वर्कर को कोई वॉल बनानी है, तो वो सबसे पहले नीचे झुकता है, वो अपना जो भी मसाला है, आपका सीमेंट या मिट्टी जो भी मिक्स कर रहे हो आप वो करते हो। उसके बाद फिर वो ऊपर नीचे उठता है, फिर वो अपनी ब्रिक को लेता है, ब्रिक को फिर वो लगाता है, फिर वो नीचे झुकता है, फिर वो अपनी जो टूल से जिससे वो उसको प्लेन करता है वो प्लेन करता है, फिर वो नीचे झुकता है, फिर वो थ्रेड से बैलेंस बनाने का ट्राई करता है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया था, तो उस एग्जाम्पल मुझे रिमाइंड हो गया है। तो वो एग्जाम्पल में उसने कहा था कि यहाँ पे वो 10 से 12 बार नीचे बैंड होता है और एक्टिविटी करता है। तो उस एक्टिविटी को सेव करने के लिए हमने जो उसका बैंडिंग एक्टिविटी था वो हमने उसका कम कर दिया, ठीक है, उसका एक्शन कम कर दिया, या उसको एक हेल्पर दे दिया जिससे उसके बार बार वो झुक रहा है, उठ रहा है, तो उसके अंदर टायर्डनेस आ जाती है, वो काम को पूरा परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल दोगे मोशन स्टडी के अंदर की स्टडी ऑफ एक्शन, कि हम कम से कम एक्शन में कोई भी अपने वर्क को सक्सेसफुल
कंप्लीट कर देते हैं कि उसके अंदर टायर्डनेस भी आए ना आए, और रैंडमनेस जो वर्क है, रैंडमली जो एक्शंस होते हैं उनको हम रिड्यूस कर दें। जिन एक्शन की हमें रेगुलर जरूरत नहीं है वर्क परफॉर्म के लिए, उनको हम रिड्यूस कर दें, उस चीज को हम बोल देते हैं मोशन स्टडी। आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। मोशन स्टडी कि जो अननेसेसरी एक्शन है उनको हमने रिड्यूस करना है, जो नेसेसरी एक्शन है सिर्फ वही फॉलो करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कंपनी के अंदर मान लीजिए आपका जो लंच टाइम है, लंच टाइम में आपकी फैक्ट्री यहाँ पे है और आप 1 किलोमीटर जाके यहाँ पे अपना कर रहे हो, तो ये जो यहाँ से वापस जाने और आने का ये जो मोशन था वो नेसेसरी नहीं था। अगर आपने फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा प्लेस बना दिया है लंच टाइम के लिए कि वहीं पे आप सिटिंग प्लेस बना देते हो, तो ये जो हमारा आने जाने का मोशन है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये एक्शन खत्म कर दो और उसके अंदर आपने यहीं पे एक लंच टाइम के लिए आपने प्लेस बना दिया है। नेक्स्ट वन है टाइम स्टडी। आप इसमें टाइम स्टडी का भी एग्जांपल दे सकते हो कि यहाँ पे वो इस प्लेस से इस प्लेस पे 1 किलोमीटर दूर जा रहा है। ठीक है, आपने टाइम तो दिया हाफ एन आवर का, लेकिन हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपने यहीं पे ही प्लेस बना दिया होता तो वो अपना लंच ब्रेक जितना भी आपने दिया है उसी लंच ब्रेक में अपना फूड फिनिश करता और अपने काम को परफॉर्म कर पाता। लेकिन आपने इतना डिस्टेंस इतना ज्यादा बना दिया कि उस हाफ एन आवर में वो पर्सन पहुंच ही नहीं पाते हैं टाइम पे एम्प्लॉय, तो वो चीज भी क्या कर रही है कि टाइम को वेस्टेज कर रही है। तो इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट कह रही है कि आपको टाइम स्टडी भी करनी चाहिए कि जो अननेसेसरी एक्शन है उस पे जो टाइम लगता है उस टाइम को भी हम सेव कर सकें, उसको हम बोल देंगे यहाँ पे टाइम स्टडी। आप यहाँ पे हर टास्क में ये चेक करते हो कि कितना टाइम लगता है किसी वर्क को करने के अंदर। मान लीजिए स्टॉक आया तो आपने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि स्टॉक अनलोड करो, तो अनलोड करने में और उसको स्टोर रूम में पहुंचाने के अंदर बाद में एम्प्लॉयज को वापस सारा रिपोर्ट करना है डिपार्टमेंट को कि इतना स्टॉक आया है, इतना हमने चेक किया। उस चीज में जो भी अननेसेसरी, हर चीज के अंदर आप ये देखो कि हर एक टास्क में कितना टाइम लग रहा है और उस टाइम का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो ताकि एम्प्लॉयज को भी ये हो जाए कि ये स्टैंडर्ड टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम में ही हमने अपने वर्क को फिनिश करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे वर्क स्टडी। वर्क स्टडी भी सिंपल सा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजली आप हर चीज को करने का एक ऑर्गेनाइजली स्टडी करते हो कि वर्क को स्टडी करना तो पूरा सिस्टम से करो कि हर वर्क में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग के अंदर मान लीजिए टूथपेस्ट की पैकिंग ले रही हो आप। टूथपेस्ट की पैकिंग के अंदर एक तो प्राइमरी पैकिंग होती है, उसके बाद उसकी सेकेंडरी पैकिंग होती है। तो आपने ये चेक करना है कि ट्यूब के अंदर पहले कितना मटेरियल डालना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्कस क्या करें, वर्क स्टडी की ट्यूब में जो मटेरियल डालना है उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना वर्क कैसे करना है, किस सिस्टम से करना है ताकि ट्यूब के अंदर। फिर उसके बाद आपने जो ऊपर कार्डबोर्ड की पैकिंग करते हो कोलगेट के लिए, तो उसमें कितना टाइम देना है आपने अपने एम्प्लॉयज को। उसके बाद कार्टून्स में आपने कार्टून्स में डालना है तो उसमें आपको कितना टाइम देना है। तो इस तरह से आपने अपने वर्क को ऑर्गेनाइज किया है। ओके, समझ आ गया आपको। तो इस तरह से आप अपनी जो भी ड्यूटी है, अपनी जॉब है, उस जॉब को ऑर्गेनाइज करते हो कि हर पर्टिकुलर वर्क में कितना किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करें कि हमें टाइम तो कम से कम हो और हमारे प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी बन सके। आप हर ऑपरेशन को सिस्टेमेटिकली कर रहे हो और नेक्स्ट वन है एफिशिएंटली कर रहे हो। ठीक है, सिस्टेमेटिकली और एफिशिएंटली करने के लिए आप जो स्टडी करते हो दैट इज नॉन एज वर्क स्टडी। आई होप वैसे ये इंटर रिलेट है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी। आपको ऐसे लगेगा कि सेम सेम है। मोशन में हम बात करते हैं एक्शन की, टाइम स्टडी में हम बात करते हैं टाइम की,
वर्क स्टडी में हम बात करते हैं कि किस तरह से हर वर्क को एफिशिएंटली हम परफॉर्म करें, हर वर्क को हमने एफिशिएंटली, सिस्टमेटिकली, ऑब्जेक्टिवली ऑर्गेनाइज करना है, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट वन है स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे आप अपने जो फैक्ट्री के टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, या आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो आपका स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट से कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, आपने जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, आप जो टूल्स यूज कर रहे हो, वो बेस्ट होने चाहिए। मान लीजिए आप सिंपल से टूल ले आते हो जो बेस्ट नहीं है, तो वो आप 2-3 प्रोसेस करोगे, उसके बाद या तो उनको रिपेयर करने की नीड पड़ जाएगी, या वो ब्रेक हो जाएंगे, फिर आपको उनको दोबारा से मेंटेन करना है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, आपका स्टॉक डिले हो जाता है, तो उससे क्या होता है, कंपनी की गुडविल डाउन चली जाती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ को एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है कि इस स्टैंडर्ड के ही हमने अपने प्रोडक्ट बनाने हैं, इस स्टैंडर्ड का ही टूल होना चाहिए, इक्विपमेंट्स जो आप यूज कर रहे हो, ताकि आपके वर्क की क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव हो और आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो। वो सब किससे होगा, स्टैंडर्ड से होगा। ठीक है, कि आपने अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन कर देना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने इक्विपमेंट्स बेस्ट ले रखे हैं, टूल्स बेस्ट रखे हैं, आपका स्टैंडर्ड फिक्स है, तो आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी फैटिगनेस वो कम हो जाएगी। आपके स्टॉक, आपका मान लीजिए कोई भी मशीनरी है, अगर बेस्ट टेक्निक नहीं है, उसके अंदर एक अच्छे वे से नहीं चल रही है, तो एम्प्लॉयज को बार बार उस पर वर्क करना पड़ेगा। इससे एम्प्लॉय क्या हो जाते हैं, वो ही थक जाते हैं, उनके अंदर वो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो डाउन होने लग जाती है। ठीक है, इसलिए हमने अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन बना के रखना है। नेक्स्ट वन है डिफरेंट पीस वेज रेट सिस्टम। डिफरेंस वेज रेट सिस्टम बोल दीजिए यहाँ पे, या साइंटिफिकली वेज सिस्टम है। जो एफडब्ल्यू टेलर है उसने बहुत सारे वेज सिस्टम बनाए हैं, पीस वेज रेट सिस्टम बना दिया है, टाइम वेज रेट सिस्टम है। तो ये क्या है कि आपने जो वेजेस देने की टेक्निक है वो ऐसी करनी, साइंटिफिकली करनी है, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट हो सके। ठीक है, मोटिवेट हो, और साथ ही साथ इसके अंदर आपकी जो वर्कर्स की पेमेंट करने की जो टेक्निक है वो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। और साथ के साथ आपको जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको ज्यादा वेजेस देनी चाहिए एज ए कंपैरिजन टू इनएफिशिएंट वर्कर्स। इसका फायदा क्या होगा, एफिशिएंट वर्कर्स मोटिवेट हो रहे हैं, और इनएफिशिएंट वर्कर्स के अंदर भी क्या आ रहा है कि हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए ताकि हमारी सैलरी जो है वो भी इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो इस तरह से जैसे इसके अंदर आप बोल देते हो पीस रेट सिस्टम, पीस के अंदर क्या होता है कि आपने जितने यूनिट्स बनाए हैं उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है या वेजेस दी जाती है। नेक्स्ट वन है टाइम के बेस पे कि आप अगर 8 आवर्स काम करोगे तो आपको इतना टाइम का इतना सैलरी दिया जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो मोर देन 8 आवर्स, तो आपको हर एक्स्ट्रा आवर का इतना, मान लीजिए 500 रुपीज पर आवर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो वो चीज क्या होगी, ये टाइम के बेस पे आपको वेजेस दी जा रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने वेजेस ऐसे वे से देखने, साइंटिफिकली वे से देनी है, ताकि आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट हो और वो सेटिस्फाइड भी हो। ठीक है, मान लीजिए आप भी 100 यूनिट्स बना रहे हो और मैं बना रही हूँ 70 यूनिट्स, लेकिन सैलरी हम दोनों को सेम मिल रही है, तो आप कहोगे मैं भी तो थोड़ा रेस्ट कर लूं। ठीक है, रेस्ट कर लो, या आप ये कहते हो कि जब 70 वाले को भी सेम यूनिट्स की सैलरी मिल रही है, 100 वाले को मिल रही है, तो डिफरेंस क्या है, फिर हम भी थोड़ा सा ब्रेक लेके 70 ही बना देते हैं, सैलरी तो हमें उतनी की उतनी मिल रही है। लेकिन अगर आपको ज्यादा सैलरी मिलती है, ज्यादा वेजेस मिलती है मोर देन मी, तो आप क्या हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे, और आपको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे भी ज्यादा से ज्यादा वर्क करना चाहिए या बेस्ट वर्क करना चाहिए, ताकि मुझे भी सैलरी या वेजेस हाई मिले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका डिफरेंस बताऊंगी। नेक्स्ट वन है साइंटिफिकली सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज को आपने बेस्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको साइंटिफिकली उनको किस तरह से ट्रेंड करना है, आपका उन्होंने एक्सपीरियंस के बेस पे सिलेक्शन करना है, किस वे
सिलेक्शन करना है, वो भी किस में आ रहा है, साइंटिफिक स्टडी के अंदर। साइंटिफिक स्टडी क्या कहती है कि राइट पर्सन को, आप राइट मैन को राइट जॉब पे रखिए। मान लीजिए आपके अंदर एफिशिएंसी है कि आपने मार्केटिंग की, आप पर्सन हो और आप में मार्केटिंग की एफिशिएंसी है, तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालना चाहिए। अदरवाइज आपको हम कह देते हैं आप जाइए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आप नो डाउट आप वर्क करोगे, लेकिन जो आपके अंदर एफिशिएंसी मार्केटिंग की है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। सो राइट मैन को राइट जॉब पे आप सिलेक्ट करो, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। तो साइंटिफिकली सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद आपने उनको ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग किसके अकॉर्डिंग, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स जो आपका स्टैंडर्ड फिक्स है उसके अकॉर्डिंग आप उनके ट्रेन करो, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी लेवल है, यहाँ पे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी लेवल को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और हमें उनका सिलेक्शन किसके अकॉर्डिंग करना है, अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स के अकॉर्डिंग ही हमने उनका सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट वन है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी की, फैटिगनेस का मतलब क्या होता है, एक तरह से थकावट, टायर्डनेस हो जाता है। हम कोई भी वर्क रेगुलर करते हैं, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट हो, एफिशिएंट हो, लेकिन जब हम किसी वर्क को रेगुलरली करते हैं तो एक टाइम के बाद हम थक जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमें एक ब्रेक की जरूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है उनको वही एम्प्लॉयज को एक, चाहे आप लंच ब्रेक दे रहे हो, टी ब्रेक, वाटर ब्रेक, जो भी दे रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको वो ब्रेक देना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज है उनकी जो टायर्डनेस है वो रिकवर हो सके, ठीक है। वो मान लीजिए एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो फिर उनकी जो एक थकावट थी वो खत्म हो जाती है और वो दोबारा से उस ब्रेक के बाद एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई है फैटिग स्टडी। इसके अंदर हम इमोशनली भी टायर्डनेस होते हैं और फिजिकली भी हमारे अंदर टायर्डनेस आती है। अब मान लीजिए इमोशनली टायर्डनेस है, हमने तो उस चीज को हम जब किसी से टॉक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो इमोशनली जो कम्युनिकेशन, जो हमारी इमोशनली टायर्डनेस है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। और हमारी यही सेम फिर बता रहा है, कह रहा है कि फैटिगनेस स्टडी के बाद हमारी जो पोटेंशियल नेस है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए फैटिग स्टडी को भी एलिमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट वन है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक पर्सन सभी चीजों को मैनेज नहीं कर सकता, सब फंक्शंस को मैनेज नहीं करता। तो इसलिए फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर आपने बोल दिया है कि यहाँ पे मैनी फोरमैन को रखा गया है अकॉर्डिंग टू योर वर्क, ठीक है। आपने डिपार्टमेंट्स के अंदर फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब हर फंक्शन के लिए आपने मैनी फोरमैन रखे हैं, डिवाइड कर दिया है। तो इससे क्या होता है, वर्क जो है वो मेन एफिशिएंटली हो जाता है। बाकी फंक्शनल फोरमैनशिप एक लार्ज कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। आई होप आपको आज की जो एलिमेंट्स हैं, टेक्निक्स है, वो आपको समझ आ गई होगी। तो आप इनको रिवाइज कीजिए। हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो और ज्यादा से ज्यादा फिर हम आपके सामने वीडियोस प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। और ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज आप इसको पूरा समझ लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए। थैंक यू।